एक बार जॉन के एक कलीग ने उनसे पूछा कि वो किस तरह के गेम को स्टडी करते हैं। उनके कलीग को लगा कि शायद वो चेस की तरह बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल गेम से जुड़े हुए हैं। जॉन ने जवाब दिया कि चेस सच में एक गेम नहीं है, वो कंप्यूटेशन है। चेस के हर एक पोजीशन का सही सॉल्यूशन है। गेम थ्योरी असली जिंदगी को स्टडी करती है और असली जिंदगी चेस की तरह नहीं होती। असली जिंदगी झूठ, धोखा और अनसर्टेनिटी से भरी होती है। चेस में किस्मत का कोई काम नहीं होता और ना ही इसमें छुपी हुई कोई जानकारी होती है, लेकिन असली जिंदगी लगभग किस्मत और छुपी हुई जानकारी से ही कंट्रोल होती है। जिंदगी पोकर की तरह है, जो एक कार्ड गेम है जिसे आमतौर पर गैम्बलर यानी कि जुआरी खेलते हैं। पोकर में आपके पास जो कार्ड्स होते हैं उनके जरिए आपको थोड़ी जानकारी मिलती है और आपके अपोनेंट्स कैसे खेल रहे हैं उससे भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, मगर आपका डेटा कभी भी पूरा नहीं होता है क्योंकि आप उनके कार्ड्स नहीं देख सकते। खराब किस्मत के कारण पोकर का सबसे अच्छा प्लेयर भी उस इंसान से हार सकता है जिसने पोकर अभी अभी खेलना शुरू किया हो, मगर एक क्लब लेवल का चेस प्लेयर किसी नए चेस खेलने वाले शख्स को हमेशा ही हराएगा। पोकर की तरह किस्मत का असर असली जिंदगी में भी बहुत ताकतवर होता है। हो सकता है कि आप नशे की हालत में गाड़ी चलाएं, रोड के सभी नियमों को तोड़ें, मगर फिर भी सेफली घर पहुंच जाएं। यह भी मुमकिन है कि आप सेफली गाड़ी चलाएं, पूरे नियमों का पालन करें और फिर भी आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। किसी भी गेम में इंप्रूव करने के लिए हमें अपनी गलतियों से सीखना होता है। चेस जैसे गेम्स में हमारी गलतियां साफ नजर आती हैं, लेकिन पोकर जैसे गेम में हमें अपनी गलतियां पहचानने में मुश्किल होती है और यही जिंदगी के साथ भी होता है। आप अपने फैसलों की क्वालिटी का पता लगाने के लिए किस्मत और अनसर्टेनिटी जैसी चीजों को कैसे दूर करेंगे? अपने फैसलों को एनालाइज करने का प्रोसेस काफी मुश्किल है और उसमें काफी समय लगता है। इसीलिए लोग एक बिहेवियर दिखाते हैं जिसे रिजल्टिंग कहा जाता है। रिजल्टिंग का मतलब है जब आप अपने फैसलों की क्वालिटी का पता रिजल्ट के हिसाब से लगाते हैं। जैसे अपने सबसे खराब फैसले के बारे में सोचिए। उस फैसले के कारण जो गलत हुआ, आप उसे देखते हुए उसे एक गलत फैसला कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी को लीजिए जहां सीईओ ने सेल्स और मार्केटिंग के हेड को काम से निकाल दिया। सीईओ को लगा कि ये उनका अब तक का सबसे गलत फैसला है। जब से मार्केटिंग हेड को काम से निकाला गया था, तब से कंपनी के सेल्स लगातार गिर रहे थे। उन्हें अब तक उस पोजीशन के लिए उससे बेहतर इंसान नहीं मिल पाया था जो उसकी जगह ले सके। मगर फिर एक कंसल्टेंट ने सीईओ को अपने फैसले को एनालाइज करने के लिए कहा। सीईओ ने अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस को अपने कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस से कंपेयर किया। उन्होंने नोटिस किया कि उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सीईओ ने मार्केटिंग हेड के साथ काम करने के लिए एक कोच को हायर किया। उस कोच ने यह पता लगाया कि उनकी लीडरशिप स्किल्स कमजोर हैं। कोचिंग काम नहीं आई। मार्केटिंग हेड के परफॉर्मेंस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। उस टेक कंपनी का पास्ट में हाई लेवल के स्टाफ को रिप्लेस करने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। इसीलिए सीईओ ने बोर्ड के साथ बातचीत की और मार्केटिंग हेड को काम से निकाल दिया। अब आप खुद से पूछिए कि क्या सीईओ का फैसला गलत था? कंपनी ने जो प्रोसेस फॉलो किया वो अच्छा और लॉजिकल था, लेकिन सीईओ को उनका फैसला गलत लगा क्योंकि उनका रिजल्ट खराब था। एक इंसान के रूप में हम जिंदगी में भी इसी तरह की चीजें करते हैं। हम हमारे फैसले लेने के प्रोसेस को खराब रिजल्ट के कारण गलत मान लेते हैं, लेकिन कई बार अच्छे फैसले भी फेल हो जाते हैं। ये जिंदगी का एक फैक्ट है। मान लीजिए कोई सिक्के को 4 बार उछालता है, चारों बार हेड्स आने के कितने चांसेस हैं? सिंपल मैथ्स कहता है कि इसका चांस लगभग 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू 6.25% है। क्या सच में भी ऐसा ही है? क्या हमें पता है कि सिक्के के दोनों तरफ का वजन एक जैसा है? हो सकता है कि जो इंसान उस सिक्के को उछाल रहा है उसमें इतनी स्किल है कि वो हर बार उस सिक्के को उस तरफ गिराए जैसा वो चाहता है। लोग चीजों के बारे में श्योर होना पसंद करते हैं। उन्हें ऐसे फैसले लेना पसंद है जो उन्हें पता है कि सही है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि किसी चीज के बारे में श्योर ना होना तो बुरा है, मगर जिंदगी में सर्टेनिटी बहुत ही कम होती है। हमें सक्सेस के सबसे ज्यादा चांस वाले फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है।
कोई भी फैसला सक्सेस की गारंटी नहीं देता। सबसे अच्छे फैसले लेने वाले वो होते हैं जो सब कुछ न जानते हुए भी कंफर्टेबल होते हैं। सबसे अमीर इन्वेस्टर्स अपने ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में पैसे खोते हैं, लेकिन वो अपने फैसले लेने के प्रोसेस पर शक नहीं करते। धीरे धीरे उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। उन्हें उनके अच्छे क्वालिटी के फैसलों के कारण उनके नुकसान से ज्यादा का प्रॉफिट मिलता है। एक ऐसी दुनिया इमेजिन कीजिए जहां लोग सिर्फ वही फैसले लेते हैं जिनके नतीजे पक्के तौर पर अच्छे होते हैं। तब कोई भी कंपनी नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते। वहां कोई कोर्ट केस भी नहीं होगा, क्योंकि लॉयर्स ये तय नहीं कर पाएंगे कि वो केस जीतेंगे या नहीं। फिर भी सबसे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स और लॉयर्स स्ट्रेटजीज बनाते हैं। उन्हें पता है कि बिना किसी रिस्क के सक्सेस नहीं पाई जा सकती। तो इन बेसिक्स को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। वाना बेट? इंसान के 1 साल में एक कुत्ते की उम्र कितनी बढ़ती है? क्या आपका जवाब 7 साल था? अगर हाँ, तो आप भी ज्यादातर लोगों की तरह ही हैं। इंसानों का 1 साल कुत्तों के 7 साल के बराबर होता है। ये सोच 13th सेंचुरी से चली आ रही है। हालांकि आमतौर पर यही माना जाता है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है। हम अपने बिलीफ्स के आधार पर फैसले लेते हैं, इसलिए हमारे फैसलों की क्वालिटी हमारे बिलीफ्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। मगर ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हम में लो क्वालिटी बिलीफ्स भी हो सकती हैं, क्योंकि इंसान उन चीजों को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करता जो वो सुनता है। हम उनके सच होने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। हम सबूत सिर्फ तभी खोजते हैं जब हमारे बिलीफ को चैलेंज किया जाता है। मगर इंसान चीजों पर इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लेता है? इसका कारण स्टोन एज के दौरान हमारे पूर्वजों में देखा जा सकता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां गुफाओं में रहने वाला एक आदमी झाड़ियों में पत्तियों के हिलने की आवाज सुनता है। वो हवा का झोंका हो सकता है या फिर एक शेर जो उस पर हमला करने वाला हो। यहाँ पर वो आदमी 2 तरह के अंदाजे लगा सकता है। पहला, वो ये मान सकता है कि हवा के कारण पत्तों के हिलने की आवाज आई थी और वो झाड़ियों के पास रह सकता है। मगर अगर उसका फैसला गलत हुआ तो शेर उस पर हमला करके उसे खा जाएगा। लेकिन अगर उसका फैसला सही होता है तो फिर वो आदमी जहां है वहीं रहेगा, लेकिन इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, वो आदमी ये मान सकता है कि झाड़ियों के पीछे शेर है। अगर वो गलत हुआ तो वो बस वहां से हटने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद करेगा, लेकिन अगर वो सही होता है तो उसकी जान बच जाएगी। इन दोनों केसेस को कंपेयर करने से पता चलता है कि कौन सा अंदाजा लगाना ज्यादा सेफ होगा। लेकिन उस आदमी के पास इन केसेस को लॉजिकली एनालाइज करने का समय नहीं था। जब तक वो ये सब सोचता तब तक शेर उस पर हमला करके उसे खा सकता था। इसलिए उस आदमी ने ये मानना सीख लिया कि जब भी पत्तियों के हिलने की आवाज आए तो वो शेर के कारण ही है। अगर वो अपने बिलीफ्स पर सवाल उठाने में समय लगाता तो उसके मारे जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता। आज हमारे पास अपने फैसलों पर सवाल उठाने का समय और सेफ्टी है। हम जो कुछ भी सुनते हैं उस पर तुरंत यकीन करने की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको लगता होगा कि 21st सेंचुरी में लोग ज्यादा लॉजिकल हैं। सुनने में यह नामुमकिन लग सकता है कि हम बेकार की चीजों पर यकीन करते हैं। लेकिन अमेरिका का एग्जाम्पल लीजिए, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी का लीडर माना जाता है। 20th सेंचुरी में ये अफवाह फैली कि फैट या चर्बी कई तरह की बीमारियों का कारण है। अमेरिकन कम फैट वाले प्रोडक्ट खाने लगे, इसके बदले एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाने लगे। तब से यूएसए में मोटापा और डायबिटीज की प्रॉब्लम 3 गुना बढ़ गई है। आप सोच सकते हैं कि नई जानकारियों के साथ हमारे बिलीफ्स को सही किया जा सकता है, लेकिन बिलीफ्स इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो हमारे नई चीज सीखने के तरीके पर असर डालते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1951 के हिस्टोरिक रग्बी गेम को लीजिए। ये मैच अमेरिकन यूनिवर्सिटी प्रिंसटन और डार्टमाउथ के बीच हुआ था। प्रिंसटन ने वो गेम 13-0 से जीता था। उस सीजन में हर मैच जीतने के कारण सीधी सी बात यह है कि वो सबसे बेहतर टीम थे। जीतने के लिए बेताब डार्टमाउथ के प्लेयर्स ने जानबूझकर कई बार चीटिंग की। एक प्रिंसटन खिलाड़ी को जमीन पर होने के बावजूद किक मारी गई थी। एक और खिलाड़ी की नाक टूट गई थी। प्रिंसटन ने डार्टमाउथ के एक प्लेयर का एक पैर तोड़कर उनसे अपना बदला लिया। 3 साल बाद साइंटिस्ट्स ने प्रिंसटन और डार्टमाउथ के स्टूडेंट्स को वो गेम दिखाया। दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स ने सीनियर स्टूडेंट्स से खेल के बारे में सुना था।
उसके बाद साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स का सर्वे किया। उस सर्वे के रिजल्ट को दे सॉ अ गेम नाम के आर्टिकल में पब्लिश किया गया। लेकिन एक रीडर को लगेगा कि स्टूडेंट्स ने दो अलग अलग गेम्स देखे हैं। प्रिंसटन के स्टूडेंट्स ने डार्टमाउथ को दुगनी गलतियां करते हुए देखा। डार्टमाउथ के स्टूडेंट्स ने बताया कि दोनों ही साइड ने बराबर गलतियां की थी। सच्चाई यह है कि डार्टमाउथ ने ज्यादा गलतियां की थी, मगर इतनी भी ज्यादा नहीं की थी जितना प्रिंसटन के स्टूडेंट्स ने बताया था। तो हम अपने बिलीफ से बाहर कैसे निकलें और फैक्ट्स के हिसाब से फैसले कैसे लें? एक तरीका है वांट टू बेट, मतलब लगी शर्त। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त से मार्वल एवेंजर्स के फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। आप उन्हें इसमें सभी हीरोज के बारे में बताते हैं। अब आपका दोस्त आपसे पूछता है कि क्या तुम शर्त लगाना चाहते हो कि वो सभी हीरोज सच में फिल्म में हैं या नहीं? क्या आप ऐसी सिचुएशन में अपने फैसले लेने के बारे में दोबारा सोचेंगे? अगर आपने जो कहा है उसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर हैं, तो आप खुशी खुशी उसमें कितने भी पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी कही हुई बात के बारे में दोबारा सोचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि हमने जो फैसले लिए हैं उसके बारे में हम पूरी तरह से श्योर होते हैं। किसी से भी जाकर शर्त लगाने के लिए कहना प्रैक्टिकल नहीं है। इसके बदले परसेंटेज का इस्तेमाल करके अपने सोचने का तरीका बदलिए। वो सुपर हीरोज एवेंजर्स मूवी में थे, ये कहने के बजाय कहिए कि मैं 90% श्योर हूं कि ये सुपर हीरोज एवेंजर्स मूवी में थे। इससे आपको अपने बिलीव्स की लिमिट को समझने में मदद मिलेगी। इससे आपके दोस्तों को भी फायदा होगा क्योंकि उन्हें बेहतर जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर है बेट टू लर्न, फील्डिंग द अनफोल्डिंग फ्यूचर। 1992 में एनी ड्यूक ने पोकर रेगुलरली खेलना शुरू किया। कैसीनो में रेगुलर प्लेयर्स में से एक का नाम था निक द ग्रीक। निक शहर के सबसे अच्छे होटल के जनरल मैनेजर थे। वो होटल चेन होटल का एक हिस्सा था। निक को यहाँ इसे मैनेज करने के लिए भेजा गया था। कैसीनो में पोकर खेलने के लिए निक हर शाम काम से छुट्टी लेते थे। उन्हें दूसरों को पोकर में अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी के बारे में बताना पसंद था। निक का मानना था कि किसी भी अच्छे प्लेयर को सरप्राइज करने वाली चीजों का इस्तेमाल करना ही चाहिए। पोकर में आप उन कार्ड्स के साथ खेलना चुन सकते हैं जो आपको मिले हैं, या फिर फोल्ड करके गेम से बाहर निकल सकते हैं। फोल्ड करने का मकसद है पैसे हारने से बचाना। आमतौर पर अगर आपको 2 इक्के मिलते हैं तो ये पोकर में अच्छे कार्ड्स होते हैं, लेकिन अगर आपको अलग अलग सूट में 1, 2 और 1 7 मिलते हैं तो ये सबसे खराब कार्ड्स में से एक है। अगर निक को 2 और 7 मिलते हैं तो वो हमेशा खेलना कंटिन्यू रखते थे, और कई बार जब उनके पास 2 इक्के होते हैं तब भी वो उसे फोल्ड कर देते हैं। वो ऐसा अपने अपोनेंट के माइंड से खेलने और ये पक्का करने के लिए करते हैं ताकि लोग उनके खेल का अंदाजा न लगा पाएं। मगर एक तरह से देखा जाए तो निक की स्ट्रेटजी खराब थी। वो शायद ही कभी जीते थे और पोकर टेबल पर लगातार पैसे हारते थे, मगर निक इससे कभी भी दुखी नहीं होते थे। वो पैसे कमाने के लिए खेलते ही नहीं थे। उन्हें अपनी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करने में और उसके बारे में बात करने में मजा आता था, लेकिन कोई भी हारने के लिए नहीं खेलता। निक सच में ये मानते थे कि उनकी स्ट्रेटजी ने उन्हें गेम में दूसरों से आगे रखा है, मगर निक ने अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखा। खराब कार्ड्स को खेलकर और अच्छे कार्ड्स को फोल्ड करके वो लगातार हारते रहे। इतनी बार हारने के बाद अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलने के लिए आप निक को दोष दे सकते हैं, लेकिन रिजल्टिंग के कॉन्सेप्ट को याद कीजिए। हमें अपने फैसलों को उसके रिजल्ट के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें पीछे जाकर हमारे फैसले लेने के प्रोसेस पर सवाल उठाना चाहिए। मगर ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। जब आप अपने प्रोसेस पर सवाल उठाते हैं तो आप एक डॉक्टर की तरह होते हैं जो एक बीमारी की जांच कर रहा है। अगर किसी पेशेंट को खांसी है तो उसे नॉर्मल वायरस या गले का कैंसर हो सकता है। डायग्नोसिस से जुड़ी बहुत सी अनसर्टेनिटी होती हैं। हमारी चॉइसेस को एनालाइज करना उतना ही मुश्किल है। अनसर्टेनिटी हमारे फैसलों के नतीजों पर असर डालने वाले 2 फैक्टर्स के कारण होती है। वो फैक्टर्स हैं किस्मत और स्किल। एक ऐसे क्रिकेटर को इमेजिन कीजिए जो एक 6 मारता है। प्लेयर बॉल की स्पीड को जज कर सकता है, उसके हिसाब से शॉट का समय तेज कर सकता है और एक छक्का लगा सकता है। ये उसकी स्किल का नतीजा होगा।
दूसरा प्लेयर बिना सोचे समझे बैट घुमा सकता है और किस्मत से बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। जब हम अपने फैसलों के नतीजों को एनालाइज करते हैं तो हमें स्किल और किस्मत को ध्यान में रखना चाहिए। देखें और तय करें कि कौन से रिजल्ट का कारण आपकी स्किल है और उनकी जांच करें। चुनें कि कौन से रिजल्ट किस्मत से मिले हैं और उनके बारे में ना सोचें। ये लर्निंग के प्रोसेस से ज्यादातर अनसर्टेनिटी को निकाल देता है। लेकिन इस तरीके में एक प्रॉब्लम आती है जिसे सेल्फ सर्विंग बायस, मतलब अपने फायदे के हिसाब से चीजों को देखना कहा जाता है। इंसान खुद को पॉजिटिव लाइट में देखना पसंद करता है, इसलिए जब हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हम इसका कारण अपनी स्किल को बताते हैं। लेकिन जब हमें बुरा रिजल्ट मिलता है तो हम अपनी किस्मत को दोष देते हैं। ये वही माइंडसेट था जिसका इस्तेमाल निक करता था। कभी कभी वो 2 और 7 से जीत जाता था और सोचता था कि वो जीनियस है। अगर सेल्फ सर्विंग बायस ऐसा ही एक मुद्दा है तो हम दूसरों को देखकर क्यों नहीं सीखते? ये कई फील्ड में सीखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। जैसे मैनेजमेंट के स्टूडेंट कॉलेज में कंपनियों को मैनेज करके नहीं सीखते हैं, इसके बजाय वो केस स्टडीज पढ़ते हैं जिसमें बड़ी कंपनियों के फैसलों और रिजल्ट के बारे में बताया जाता है। लेकिन असली जिंदगी में दूसरों को ऑब्जर्व करके सेल्फ सर्विंग बायस से बचा नहीं जा सकता है। ये बस सलग नजर आता है। सेल्फ सर्विंग बायस का मकसद है हमें अच्छा दिखाना। दूसरों को बुरा दिखाकर हम खुद को अच्छा दिखा सकते हैं। इसीलिए जब कोई कामयाब होता है तो हम कहते हैं कि वो लकी था, और जब कोई फेल होता है तो हम उसके खराब फैसलों को दोष देते हैं। एक पोकर प्लेयर का एग्जाम्पल लीजिए। अच्छे प्लेयर आमतौर पर 80% टाइम फोल्ड करते हैं। बाकी के गेम में वो अपने अपोनेंट को देखकर ऑब्जर्व करते हैं। जब कोई जीतता है तो आपका सेल्फ सर्विंग बायस कैसे काम करेगा? क्या आप उसके स्ट्रेटेजिक तरीके से खेलने की तारीफ करेंगे, या आपको लगेगा कि वो लकी था और आप उसे अच्छे कार्ड से हरा सकते थे? तो हम अपने सेल्फ सर्विंग बायस को कैसे हरा सकते हैं? बदकिस्मती से हमारे ब्रेन को रातों रात बदलने का कोई आसान तरीका नहीं है, मगर हाँ, सेल्फ सर्विंग बायस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना मुमकिन है। ट्रिक है अपने माइंडसेट को बदलना। आपको लर्निंग को जीतने के बजाय सक्सेस के रूप में देखना होगा। सीखने में फेल हो जाना असली फेलियर होनी चाहिए, न कि हारना। इमेजिन कीजिए कि आपने ऊपर बताए तरीके से अपने बिलीफ्स को बदल लिया है। अब आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि पोकर गेम का विनर लकी था। शुरुआत में आपको इसे सोच समझकर करना होगा, लेकिन समय के साथ ये आदत में बदल जाएगा। इस आदत को डेवलप करने से सीखना आसान हो जाता है और इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पक्की हो जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है द बडी सिस्टम। द लेट शो एक रियलिटी टीवी शो था जिसे डेविड लेटरमैन होस्ट करते थे। वो शो में एक्टर्स और सिंगर्स जैसे सेलिब्रिटीज को बुलाते थे। वो लगभग 1 घंटे तक अपनी जिंदगी के बारे में बातचीत करते थे। इंटरनेट आने से पहले के दिनों में द लेट शो हॉलीवुड गॉसिप और ड्रामा का एक बड़ा सोर्स था। लेटरमैन के शो के मेहमानों में से एक थी लॉरेन कॉनरेड। उस समय वो सिर्फ 22 साल की थी, लेकिन कुछ टीवी शो में अपने रोल के कारण फेमस हो गई थी। लॉरेन की जिंदगी ड्रामा से भरी हुई थी। उनके रिश्तों के बारे में बहुत सी अफवाहें थीं। उन्होंने अपनी एक रूममेट और साथी एक्ट्रेस हाइडी मोटांग के साथ लड़ाई भी की थी। लेटरमैन ने लॉरेन की जिंदगी की सारी मुश्किलों के बारे में सुना। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि शायद उनकी सभी प्रॉब्लम्स के लिए वो खुद भी कहीं न कहीं जिम्मेदार हैं। लेटरमैन ने ऐसा अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर कहा था। जब वो छोटे थे तो उन्हें अच्छे रिश्ते बनाने में मुश्किल होती थी। उस समय लेटरमैन को लगता था कि उनके अलावा हर कोई बेवकूफ था, मगर लॉरेन ने यह नहीं देखा कि लेटरमैन उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उन पर झगड़ालू होने का इल्जाम लगा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि लॉरेन किसी तरह की एडवाइस नहीं चाहती थी। लेट शो को हल्का फुल्का गॉसिप सेशन होना चाहिए था। लॉरेन को उम्मीद थी कि वो लेटरमैन के साथ अपनी परेशानियों के बारे में बातचीत करेंगी। उनका ही नहीं होता है। ये बात भी समझ में आती है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सलाह लेने के लिए तैयार हों या उसके मूड में हों। कई बार हमें बस अपनी बुरी किस्मत के बारे में कंप्लेन करने की और अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालने की जरूरत होती है। मगर ऐसे दोस्तों का ग्रुप जो आपकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में आपकी मदद करता है, वो आपके लिए एक कीमती लर्निंग टूल हो सकता है। इसे बड़ी सिस्टम कहा जाता है। ऐसे ग्रुप्स पोकर प्लेयर्स के बीच में कॉमन है।
उन्हें पता होता है कि सेल्फ सर्विंग बायस उनके जजमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो ग्रुप बनाते हैं और बाद में अपने गेम्स को डिस्कस करते हैं। अब दूसरे प्लेयर आपको आपकी गलतियां पहचानने में मदद कर सकते हैं, मगर बड़ी सिस्टम सिर्फ आपके पोकर स्किल को इंप्रूव करने के लिए असरदार नहीं है। ग्रुप्स को किंडरगार्टन से लेकर यूनिवर्सिटी तक हर जगह पढ़ाई को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रुप बनाना अच्छी आदतों को डेवलप करने और बुरी आदतों को हटाने का भी बहुत अच्छा तरीका है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अल्कोहलिक्स एनोनिमस यानी AA। AA एक ग्रुप है जिसे 1935 में बिल विल्सन द्वारा बनाया गया था। विल्सन ने कई सालों तक शराब छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार फेल हुए थे। उन्होंने शराब छोड़ने के लिए रिलीजन और हॉस्पिटल की मदद ली, यहाँ तक कि उन्होंने शराब को दूसरे ड्रग्स के साथ रिप्लेस करने की भी कोशिश की। आखिरकार विल्सन बॉब स्मिथ नाम के अपने एक दोस्त से मिले। उन्होंने एक दूसरे को शराब पीने से रोकने की कोशिश करने का फैसला किया। विल्सन और स्मिथ दोनों ही धीरे धीरे शराब छोड़ने में कामयाब रहे थे। तब से AA दुनिया भर में एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसी तरह का कॉन्सेप्ट लोगों को उनके खराब रिश्ते, गैम्बलिंग और स्मोकिंग से बाहर निकलने में मदद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसा ग्रुप जो कामयाब होने के लिए इम्प्रूव करने पर फोकस करता है, उसमें 2 खूबियां होनी चाहिए। पहला है एक रिवॉर्ड सिस्टम। मेंबर्स को अच्छे फैसले लेने और सेल्फ कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी तरीके से रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ग्रुप के बाकी मेंबर्स से रिस्पेक्ट मिलना सबसे अच्छा रिवॉर्ड है, मगर AA इससे आगे जाता है। आपने कितने लंबे समय से शराब नहीं पी है, इसके बेसिस पर वो आपको ब्रेसलेट देते हैं। मेंबर्स के लिए अगला ब्रेसलेट जीतना उनके लिए नया गोल बन जाता है। ये लगभग ऐसा ही है जैसे उनकी शराब की लत की जगह AA के रिवॉर्ड को जीतने की इच्छा ले लेती है। एक ग्रुप को कामयाब होने के लिए दूसरी चीज है अकाउंटेबिलिटी, मतलब चीजों के लिए जिम्मेदार होना। ये उन कुछ लोगों को दिखाता है जो आपको आपके बुरे फैसले के लिए जिम्मेदार ठहराएं। एनी ड्यूक का पोकर ग्रुप इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जब एनी ने खेलने की शुरुआत की, तब उनके ग्रुप ने उनके पैसे के दांव पर एक लिमिट लगा दिया था। अगर वो एक गेम में $600 से ज्यादा हारती थी, तो उन्हें वहीं रुकना पड़ता था। बहुत से लोग जो खेलना शुरू करते हैं, वो ऐसी ही लिमिट्स के साथ खेलते हैं। इसका कारण है कि बहुत सारा पैसा एक साथ हारना आसान है। कई बार ये बुरी किस्मत के कारण होता है, लेकिन कई बार इसका कारण आपका साफ साफ न सोचना और बुरे फैसले लेते रहना होता है। लिमिट लगाना आपको उन दिनों खेलने से रोकता है जब आप खराब खेल रहे हों। कोई भी खुद पर लिमिट लगा सकता है, लेकिन उस लिमिट को खुद तोड़ देना भी उतना ही आसान होता है। जब आप गेम में फंसे हुए हों, तो आप खुद से आसानी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका ग्रुप आप पर लिमिट लगाता है, तो आपके सोचने का तरीका बदल जाता है। आप सोचते हैं कि मैं अपना ये फैसला अपने दोस्तों को कैसे समझाऊंगा। इसीलिए एक ग्रुप में रहना आपके लिए खुद को कंट्रोल करना आसान बना देता है। नेक्स्ट चैप्टर है डिसेंट टू विन। रॉबर्ट के मर्टन 20th सेंचुरी के सबसे महान सोशियोलॉजिस्ट में से एक थे। उन्हें एक्सपेरिमेंट में रेफरेंस ग्रुप्स और फोकस ग्रुप्स के इस्तेमाल को फॉर्मल रूप देने के लिए जाना जाता है। उनकी जानी मानी डिस्कवरीज में से एक है CUDOS। ये नई डिस्कवरीज करने के लिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए गाइडलाइन की तरह काम करता है। C कम्युनिज्म के लिए है। इसका मतलब कम्युनिज्म के सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम से नहीं है। इसका मतलब है सभी एक्सपेरिमेंटल डेटा को साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ बांटा जाना चाहिए। U यूनिवर्सलिज्म के लिए है। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन का सोर्स मायने नहीं रखता, आप डेटा को बस उसकी क्वालिटी के हिसाब से जज करेंगे। D डिसइंटरेस्टेडनेस के लिए है। इसका मतलब है उन लोगों के इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए कि उस रिसर्च से रिसर्चर्स और उनके स्पॉन्सर्स को कैसे फायदा होता है। OS ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म के लिए है। इसका मतलब है डिसिप्लिन और ऑर्डरली तरीके से एक दूसरे से असहमत होना। एनी ड्यूक को एहसास हुआ कि CUDOS मेथड सिर्फ सोशियोलॉजी की फील्ड के लिए ही वैल्यूएबल नहीं है। इसे और भी किसी तरीके की चीजें सीखने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। उनके केस में CUDOS उन ग्रुप्स पर अप्लाई हो सकता है जिनके साथ वो पोकर की स्टडी करती हैं। लर्निंग के लिए कम्युनिज्म का फायदा साफ नजर आता है। 5 लोगों के एक ग्रुप को इमेजिन कीजिए।
हर हफ्ते वो एक दूसरे से नई चीजें बांटते हैं जो उन्होंने सीखी हैं। ये ऐसा है जैसे हर किसी के पास सीखने का 5 गुना पोटेंशियल है, लेकिन इसके फायदे और भी कहीं ज्यादा बड़े हैं। आप एक दूसरे के एक्सपीरियंस को अलग अलग नजरिए से एनालाइज कर सकते हैं। इंसान इंफॉर्मेशन की कीमत का अंदाजा उसे देने वाले इंसान के आधार पर लगाता है। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद नहीं करते आपकी गलतियों की ओर इशारा करता है, क्या आप उसके फीडबैक को मानेंगे और अपने व्यवहार को बदलेंगे? अगर आपका बेस्ट फ्रेंड उन्हीं गलतियों को गिनाता है तो क्या आपका रिस्पॉन्स अलग होगा? जब एनी ड्यूक छोटी थी तो उनके भाई ने उनके लिए पोकर का गाइडलाइन लिखा था। ये एक बिगिनर के तौर पर उनके इस्तेमाल करने के लिए स्ट्रेटजीज थी। छोटी एनी कभी भी उस प्लान से हटकर नहीं खेली जो उनके भाई ने उन्हें दिया था। कई बार लोग उनके भाई के बनाए हुए रूल्स के खिलाफ जाते तो एनी को लगता कि वो लोग बेवकूफ हैं। असल में एनी के भाई ने उन्हें वो रूल्स इसलिए दिए थे क्योंकि तब वो एक बिगिनर थी। एक्सपर्ट पोकर प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी कई फैक्टर्स के बेसिस पर बनाते हैं। वो स्ट्रेटजी दूसरे ग्रुप के लोगों पर अप्लाई नहीं की जा सकती। एनी अपने पोकर गेम्स के ऑब्जर्वेशन में यूनिवर्सलिस्ट नहीं थी। ऐसी एक एक्सरसाइज है जिसे ग्रुप्स यूनिवर्सलिज्म की प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। जब भी आप कोई खराब फैसला देखें तो उसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए और इसका उल्टा करने के लिए अच्छे फैसलों में बुराइयां खोजिए। इस तरह से आपको उन चॉइसेस को एक न्यूट्रल नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। डिसइंटरेस्टेडनेस एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसे उस एग्जाम्पल के जरिए अच्छे से समझा जा सकता है जो हमने पहले देखा था। याद है कैसे अमेरिकन्स ने फैट की जगह कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दिया था? शुगर बनाने वाली कंपनियों ने ऐसे कई रिसर्च को फंड किया जो कहती थी कि फैट खाना अनहेल्दी है। आप जिस सोर्स से सीखते हैं उसके बैकग्राउंड को स्टडी कीजिए। उनकी एडवाइस मानने के पहले ये पक्का कीजिए कि वो डिसइंटरेस्टेड हैं। स्केप्टिसिज्म का बस इतना ही मतलब है कि हर उस चीज पर यकीन ना करें जिसे आप सुनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म का मतलब है जो आपने सीखा है उस बारे में बात करना और डिस्कस करना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी बेकार की चीजों पर बहस करें। इसका मतलब है अच्छे आइडिया को इम्प्रूव करने के लिए उसमें प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करना। पुराने समय में जब कैथोलिक चर्च पादरी को अपॉइंट करते थे तब वो एक डेविल्स एडवोकेट रखते थे। उस इंसान को उस पादरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ बहस करनी होती थी। इसका एक और एग्जाम्पल है, कंपनियां अपने नए प्लान्स पर रिसर्च करने और उसके खिलाफ बोलने के लिए टीम्स बनाती हैं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म एक असरदार लर्निंग टूल की तरह काम करता है। मगर ये प्रिंसिपल सिर्फ हमारे लर्निंग ग्रुप्स पर ही काम कर सकते हैं। असली दुनिया में लोग ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म को एंजॉय नहीं करेंगे। मगर हमारा सीखने का ज्यादातर मौका असली जिंदगी में भी सामने आता है। आप CUDOS को इन 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आम लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड है अनसर्टेनिटी जताना। याद रखें कि लोग अनजान लोगों के आसपास गलत होने से डरते हैं। ये उन्हें वैल्यूएबल जानकारी और ऑब्जर्वेशंस को शेयर करने से रोक सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को बताते हैं कि आप इसके बारे में श्योर नहीं हैं, तो इससे वो रिलैक्स हो जाते हैं। फिर आप एक प्रोडक्टिव डिस्कशन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है सहमति के साथ लीड करना। एक बार जब आप डिस्कशन करना शुरू करते हैं तो डिसएग्रीमेंट्स मतलब असहमति होगी ही। अगर आप लोगों को यह बताना शुरू करेंगे कि वो गलत हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाएंगे। वो आपसे बात करना भी बंद कर सकते हैं। इसके बजाय हमेशा कुछ ऐसा खोजने की कोशिश करें जिस पर आप सहमत हों। उससे शुरू करें और उस पॉइंट पर जाएं जिससे आप सहमत नहीं हैं। ये जानना कि आप किसी बात पर सहमत हैं दूसरे लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल बनाता है। ये आप दोनों को ही यूनिवर्सलिज्म की प्रैक्टिस करने में मदद करता है। नेक्स्ट चैप्टर है एडवेंचर्स इन मेंटल टाइम ट्रैवल। क्या आप उनमें से हैं जो देर रात तक जागना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि यह आसानी से बदलने वाली आदत नहीं है। यहाँ तक कि जब आपको दूसरे दिन जल्दी उठना होता है तब भी आपको आपका मन जगाए रखता है। आप रात में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं करते हैं और अगली सुबह आप अधूरी नींद सोकर उठते हैं। इंसान को प्रेजेंट में जीना पसंद है। कभी कभी ये आदत इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे फ्यूचर को नुकसान पहुंचाती है। इस तरह के व्यवहार को टेम्पोरल डिस्काउंटिंग कहा जाता है। इसमें हम हमें अभी मिलने वाली खुशी को ज्यादा अहमियत देते हैं, भले ही आगे चलकर वो परेशानी ही क्यों न बन जाए। इस बिहेवियर का एग्जाम्पल USA मिलिट्री में देखा जा सकता है।
सोल्जर्स के पास एक ऑप्शन होता है जिसमें वो अपनी पेंशन को हर महीने थोड़ा थोड़ा करके जिंदगी भर पा सकते हैं, लेकिन उनके पास एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें वो रिटायर होते ही एक लमसम अमाउंट, मतलब एक साथ मिलने वाला पैसा ले सकते हैं। एक साथ मिलने वाला पैसा 25 साल में मिलने वाले थोड़े थोड़े पेंशन से 40% कम होता है। अमेरिका हर साल $2.5 बिलियन से ज्यादा लमसम पैसे पे करता है। इसका मतलब है कि बहुत से सोल्जर्स पेंशन के बदले इसे चुन रहे हैं। एक बार में लगभग $200,000 मिलना उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। वो इसे जिंदगी भर हर महीने $1,000 जितने छोटे अमाउंट के ऊपर चुनते हैं। सूजी वेल्च नाम की एक ऑथर ने टेम्पोरल डिस्काउंटिंग से बचने के लिए एक तरीके का पता लगाया। इसे 10-10-10 टेक्निक कहा जाता है। खुद से पूछिए कि आपका फैसला आप पर अगले 10 मिनट, अगले 10 महीने और अगले 10 साल तक क्या असर डालेगा। ये उन लंबे समय के खतरे को बाहर लेकर आएगा जो आपके चॉइस के कारण आ सकते हैं। द ओडेसियस कॉन्ट्रैक्ट आपके फ्यूचर के लिए फैसले लेने का एक और तरीका है। इसे एक ग्रीक हीरो ओडेसियस की कहानी से लिया गया है। अपने सफर के दौरान ओडेसियस को एक आइलैंड से होकर गुजरना था जहां सायरन रहा करते थे। ये सायरन बेहद सुरीले गाने गाकर सेलर्स को अपनी ओर खींचते थे, जिससे जहाज आइलैंड के चट्टानों से टकराकर डूब जाते थे। ओडेसियस ने अपने सेलर्स के कान को मोमबत्ती के मोम से भर दिया। उसने बस अपने कानों को ब्लॉक नहीं किया, लेकिन अपने आदमियों से उसे शिप से बांध देने के लिए कहा। ओडेसियस को अंदाजा था कि वो फ्यूचर में बेवकूफी भरा फैसला कर सकता